महासत्ता बनाने में हम भी कुछ मददगार हो सके तो कितना अच्छा होगा। हिंदुस्तान आर्थिक महासत्ता बन सकता है सिर्फ एक ही बलबूते पे, ना तो आईटी के बलबूते पे नहीं, ना तो कितनी गाड़ियां बेचो उसके बलबूते पे, एक ही सेक्टर पे इस हिंदुस्तान को आर्थिक महासत्ता बनाया जा सकता है और वो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि 80% लोग हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे बिलोंग करते हैं। हिंदुस्तान आर्थिक महासत्ता बनेगा, सबसे बड़ा योगदान रहेगा आरसीएम कंपनी का और आप सब लोगों का। ये बात आप ध्यान में रखो। क्यों लॉन्च किया गया? ये टेक्नोलॉजी क्या है? इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी, किसानों के लिए सबसे बड़ा वरदान। इस हिंदुस्तान के हर कितने जबरदस्त प्रोडक्ट अपने आप में बनने जा रहे हैं, तो ये चीज है क्या? तो ये आरसीएम हरित संजीवनी है क्या? तो बोलिए, देखिए बहुत सारे लोग बोलते, मेरे कम से कम 20 एक ट्रेनिंग हो गए, तो बहुत सारे लोग बोलते साहब जी ये क्या आपने खेतों वाली बात बना दी। हम तो जिंदगी में, मुझे ये आदमी मिले, मैं जिंदगी में खेतों में नहीं गया, मैं ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। मेरे भाइयों, आप यहाँ पर सिर्फ ऐसे लोग हाथ ऊपर करेंगे जिनका खेतों से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका खेतों से, किसानों से कोई ताल्लुक नहीं है, हाथ नीचे कर दीजिए। या आपको समझ नहीं है इसीलिए हाथ ऊपर किया। अरे मेरे भाई, आपका अगर किसानों के साथ ताल्लुक नहीं है तो आप जीवन कैसे क्या जी रहे हो? आप सुबह दोपहर शाम, और जिनका किसानों के साथ ताल्लुक नहीं है वही 3-3 टाइम खाना खा रहे। अरे मेरे भाई, ऐसा दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जिसका किसानों के साथ ताल्लुक नहीं है। अरे जो किसान, ये मेरी धरती माँ जो काली माँ है, उससे जो धान उगा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा है, जीवन जी रहे हैं, उनको हम भूल गए। भाइयों, बैंगन, टमाटर, आलू, भिंडी, ये करेला, बनाना, गेहूं, धान, ये अगर आने वाले दिनों में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा, बिरला, बजाज, थापर, इनके फैक्ट्रियों में बनने लग जाए, क्या बन सकते हैं? आपके भिलवाड़ा में आया, अरे ये देखो मुकेश अंबानी के फैक्ट्री का बैंगन। अरे नहीं बन सकता मेरे भाइयों। ये पूरे विश्व में सिर्फ एक ही माँ है जो हमें ये दे सकती है, वो है हमारी धरती माँ। सिर्फ धरती माँ ये और देखिए, बच्चों का पालन पोषण करने का काम सिर्फ माँ करती है। और हम कितने सालों से इस माँ पर अत्याचार करते आ रहे हैं, जरा सोचने वाली बात है, दिमाग पे जोर डालने वाली बात है, और हर किसान को समझाने वाली बात है। मैं कोई किसानों के सामने भाषण नहीं दे रहा हूँ, मेरा कोई भाषण नहीं, प्रवचन नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि आप ट्रेनर हो। जहाँ जितने भी आरसीएम के मेरे ट्रेनिंग हो रहे, ट्रेनर लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं। आज यहाँ पर 1,500-2 हजार लोग बैठे मेरे भाइयों, 1,500-2 हजार तो है नहीं है, इतना बड़ा समुदाय है, क्योंकि आप लीडर हो। लीडर आप कौन हो? लीडर। आपके डाउनलाइन में 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 1,00,000 तक लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब मैं 1,500-2 हजार लोगों के सामने नहीं, 50 लाख लोगों के सामने बात कह रहा हूं। तो आपको ये सब समझ के आप सिर्फ आजू बाजू वालों को कोने मत दीजिए। देखो क्या बोल रहे हैं, क्या होता है मालूम है क्या? ये जो होता है ना, अपलाइन डाउनलाइन की बातें होती है, जो एक आजू बाजू में बैठ गए, स्टार इमरान, उसके पहले का इमरान, देख सुन ले, तुझे कहना है तेरे लोगों को जाके, तू क्या करेगा? तो मैं भी तो कहूंगा, तुझे भी तो कहना पड़ेगा। सब सुन लो, ठीक से सुन लो। ये ऐसा पौधा, प्लांट, ये जो रासायनिक खाद लोग डाल रहे हैं, इतनी जमीन बंजर हो रही है, तो ये खाद क्यों बने? 1997 में 55 करोड़ वाली देश, आबादी वाला देश 125 करोड़ आबादी में बदल गया है। जमीन बढ़ी क्या? जमीन बढ़ रही है क्या? अरे मेरे भाइयों, कम हो रही है। 25 साल पहले भिलवाड़ा कितना बड़ा था, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा, उस टाइम वहां पर धान उगता होगा। आज ये सीमेंट के जंगल बन रहे हैं, सीमेंट के जंगल बनने की वजह से उपजाऊ जमीन कम हो रही है। खाने वाले मुंह के लिए 1970 में, 1970 में उस कृषि वैज्ञानिकों ने समझ में आया था, समझ लिया था कि ये जो आबादी बढ़ने वाली है उनको खाने के लिए चाहिए। तो उस टाइम फिर रिसर्च किए गए, उस टाइम संशोधन किया गया, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया। उससे पहले क्या,
खेती नहीं होती थी 1970 के, जब रासायनिक खाद नहीं थे तो खेती नहीं होती थी क्या मेरे भाइयों? अरे होती थी ना, सदियों से खेती होती आ रही है। मगर उस टाइम खेती होती थी जब हम गेहूं लगाते या धान लगाते, जो पहले धान लगाया जाए 4-5 शूट उसमें से निकलेंगे, उसको उसकी जो बाली लगती है उस पर 40-50 धान लगेंगे, यानी कि 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 4-5-6 क्विंटल धान निकलता था। तो हमारे साइंटिस्टों के पास एक ही ऑप्शन था कि ऐसा कुछ बीज बनाया जाए, ऐसा कुछ सीड्स बनाया जाए कि जिसको 15, 20, 25 शूट्स लगने लग जाए, उस बाली को 100-150 धान लगने लग जाए, यानी कि पर एकड़ यील्ड बढ़ाया जाए 30 क्विंटल, 35 क्विंटल, 40 क्विंटल। एक ही ऑप्शन था, बाकी कोई ऑप्शन नहीं था। और अगर ये ऑप्शन बढ़ाना है, ये ऑप्शन लेना है, तो इस खाद को, इस फसल को, इस पेड़ पौधों को खाना भी देना। मेरे भाइयों, ये फसल क्या खाना खाती है? फसल के खाने कितने? 16 टाइप का खाना फसल का है। देखिए वहां पर लिखा है, आपको एक लिटरेचर भी बाहर दिया है, उसमें भी इसका पिक्चर प्रिंट किया हुआ है। देखिए उस बाजू में लिखा हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ये जो 3 टाइप का खाना है, ये फसल को मिलता है हवा से, सनलाइट से या फोटोसिंथेसिस से। तो बाकी जो 13 टाइप की न्यूट्रिएंट है, सबसे ज्यादा खाद जो फसल को मिलता है वो मिलता है जमीन से। ये है प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखिए सेम आदमी जैसे होता है। मैं तो यही कहता हूं, आप खुद में देख लो। अगर आप खुद में देखने लग जाए तो आपको फसल में देखने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट मुख्य खाद, पेड़ पौधे फसल का मुख्य खाद क्या है? हमारा मुख्य खाद क्या है? चपाती, रोटी, दाल, चावल। ये वैसे ही पेड़ पौधों का मुख्य खाद है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सबसे मेन खाद। फिर सेकेंडरी द्वितीयक खाद, द्वितीयक खाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। हमारा द्वितीयक खाद होता है स्वीट डिश, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, सोन पापड़ी, वो खा लिए। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म खाद, सूक्ष्म बहुत कम मात्रा में लगने वाला, उसमें है बोरॉन, कॉपर, आयरन, क्लोराइड, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, जिंक। हम भी सूक्ष्म खाद खाते हैं। हमारा सूक्ष्म खाद क्या है? नमक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, पिकल्स, पापड़, राइट। जैसे हम थाली खाने गए, ये सब टाइप के खाद हम लोग खाते हैं। वैसे ही पेड़ पौधे भी खाना। साइंटिस्ट लोगों ने हाइब्रिड सीड्स बनाए, तो ज्यादा उत्पादन निकलना मतलब ज्यादा काम करवाना। तो फिर फसल जो खाना खाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये जो पूरे टाइप के 1972 में पूरे इंडिया के जमीन का सर्वे हुआ, सॉइल टेस्टिंग की गवर्नमेंट ने, कि जमीन में कितने खाद है, क्योंकि ये सब कहां से मिलता है? पेड़ पौधों को जमीन से मिल रहा है। इसका मतलब जमीन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, उसका पूरा टेस्टिंग होने के बाद गवर्नमेंट को यह पता चला कि नाइट्रोजन जो है पूरे इंडिया में मीडियम स्वरूप में है। 12 से लेकर 18% तक नाइट्रोजन हमारे जमीन में अवेलेबल होता है। और फसल को लगता है, जैसे कपास की फसल हो तो 46% लगता है, गेहूं की फसल हो तो 36% लगता है, यानी कि उससे कम मात्रा में जमीन में अवेलेबल है। अगर कम मात्रा में है तो उसे ऊपर से देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हम जो खाना खाते हैं, देखिए मैंने दोपहर में खाना खाया, मैंने कैसे समझ के खाना खाया? जितनी भूख लगी है, मैं समझता हूँ कि मेरे पेट में अभी 2 ही रोटियां जा सकती है, मुझे 2 ही रोटियों की भूख है, उतनी मुझे खानी चाहिए। क्या मैंने आपके थाली में 10 रोटी रख ली तो आप खा जाएंगे? नहीं खाएंगे ना मेरे भाइयों। वैसे ही उस फसल को जितना नाइट्रोजन कम है उतना नाइट्रोजन देना जरूरी है, फास्फोरस कम है देना जरूरी है, पोटेशियम कम है देना जरूरी है, कैल्शियम देना जरूरी है, मैग्नीशियम। तो इसके लिए रासायनिक खाद का निर्माण किया गया। यूरिया नाम का रासायनिक खाद मार्केट में आया, जो प्लेन में नाइट्रोजन है अपने आप में 46% नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस आए, पोटेशियम आए, कैल्शियम आए, सब पूरे इतने खाद आज की तारीख में कम से कम 1000 कंपनियां ये रासायनिक खाद मार्केट में बना रही है। मगर जमीन में कितना डालना है किसी किसान भाई को पता नहीं। चीज हो प्रमाण में अगर लेंगे तो दवा है, ज्यादा लेंगे तो
जहर है। एकदम सिंपल से एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको। कब शराब आपने, अगर आपको खांसी हो गई तो आप कब शराब पीते हैं? बोतल मिलती है ना मेडिकल में, कब शराब की, उस पे गारंटी से लिखा हुआ रहता है कोई भी कब शराब विदाउट अल्कोहल नहीं बनता। अल्कोहल लिखा हुआ रहता है, 4.8% अल्कोहल प्रमाण लिखा हुआ रहता है। और वो दवाई कितनी लेते हैं हम लोग? 5 ml, बराबर है। अगर आयुर्वेदिक हर्बल दवाई लेंगे तो उस पे लिखा हुआ रहता है सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल, कितनी? 5 ml। अगर कोई होशियार आदमी मुझे आके बोले कि साहब खांसी के लिए अल्कोहल जरूरी है, मगर कितना है मेरे भाई? 4.8% ही और 5 ml ही। अगर वो मुझे बोलने लगता है मुझे बहुत खांसी है, मैं 180 ml ले लेता। अरे पूरी पी लेंगे तो जहर बन जाएगा ना, खांसी कम नहीं होगी और बढ़ जाएगी। वैसे ही हुआ हमारे साथ, वैसे ही हो रहा है हमारे हिंदुस्तान के किसानों के साथ। हम हर साल डालते जा रहे रासायनिक खाद, और इस रासायनिक खाद की वजह से ये जो उत्पादन कम हो रहा है दिन ब दिन कोई सोच नहीं रहा है। सबको पता है दिन ब दिन उत्पादन कम हो रहा है, दिन ब दिन फसल कम हो रही है। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, ये क्यों हो रहा है? गए 3 सालों से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, गए 3 सालों से हम लोग इसके पीछे पड़े हुए, राजनीति काम। तो ये क्यों हो रहा है आपको पता है? ये इसलिए हो रहा है, हम जो गलत तरीके से आज खेती हो रही है, ट्रीटमेंट हो रही है, उसकी वजह से पूरी ये प्लांट, पौधे, फसल, खेती की सिस्टम कोलैप्स। यूरिया की बोरी पे क्या लिखा हुआ रहता है? 46% नाइट्रोजन, यानी कि 100 किलो में 46% ही नाइट्रोजन है, तो बचा हुआ 54 किलो क्या है? सोचा है आपने किसी ने? नहीं, कैरियर होता है, वेस्टेज होता है, अनवांटेड होता है। वैसे फास्फोरस में 16% है, तो 84 किलो अनवांटेड हो गया। पोटेशियम में 60 केजी है, 100 केजी से 60 केजी निकाल दो, 40 किलो अनवांटेड हो गया। तो देखिए 54 किलो, 84 किलो, 40 किलो ये अनवांटेड प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है हम 100% नाइट्रोजन नहीं डाल सकते, तो उसको कैरी करके लेके जाने वाला होता है कैरियर। तो इसलिए वो कैरियर का मतलब ये होता है ये तो 100% वाटर सोल्यूबल हो, या तो इसका जमीन पे, पेड़ पौधे, फसल पे कोई बुरा असर ना गिरे। मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट होने की वजह से कुछ ऐसे सब्सटेंस उसमें होते हैं जो जमीन में, पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। इस वजह से बहुत अनडिसॉल्व्ड सॉल्वेंट सालों से हमारे जमीन में जमा हो रहे हैं। इसकी वजह से जमीन क्या हो रही है? हार्ड हो रही है, कड़क हो रही है। और ये जमीन कड़क होने की वजह से फसल पर क्या असर गिर रहा है ये आप देखिए ऐसे फसल, ऐसे जमीन में, ऐसे खेती में हम लोग फसल लगा रहे हैं, तो जब फसल लगती है कि क्या इसके जो रूट्स होते हैं, मूली उस बोलते हैं, इतनी हार्ड हो गई है जमीन, तो ये मूली जो ये प्राइमरी रूट्स होता है, ये प्राइमरी रूट तो उतनी शक्ति उसमें होती है, वो जमीन को छेद के नीचे चला जाता है। ये सेकेंडरी रूट भी बाहर निकल आते हैं, मगर जो सबसे अहम होते हैं व्हाइट रूट्स, छोटे रूट्स होते हैं, वो होते हैं प्लांट, पौधों के मुंह होते हैं। और उनकी वजह से पूरी ये फसल जमीन से ये जो पूरे 13 टन के खाद खा सकते हैं। सही में पहला ट्रीटमेंट कहां पर होना चाहिए? जमीन में होना चाहिए, सिर्फ ऊपर नहीं। आज किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, बस सिर्फ ऊपर छिड़काव हो रहा है। मेरे भाइयों, सही में यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू होती है, और यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू होती है हमारी आरसीएम हरित संजीवनी। तो ये देखिए, ये आरसीएम हरित संजीवनी अपने आप में एक अजूबा बनने जा रहा है। 650 ग्राम का प्रोडक्ट है। कितने लोगों ने प्रोडक्ट देखा है? अरे बाप, बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट देख लिया है। 650 ग्राम का प्रोडक्ट है। इसकी एमआरपी कितनी है? 2000। बीवी कितने हैं? 2000। अपने आप में अजूबा है। तो ये 4-वे ट्रीटमेंट देखिए, इजराइल बेस्ड 4-वे, 4 तरफा, ये नंबर 1। अब देखिए, मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं स्टेज 1, ट्रीटमेंट नंबर 1, हरित आरसीएम हरित संजीवनी। अभी पीछे जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, वो उतने दूर तक उनको तो ये पाउच दिखाई देख रहे हैं। भारत में पहली बार, हिंदुस्तान में पहली बार इस ट्रीटमेंट को लॉन्च किया गया है, और ये ट्रीटमेंट लॉन्च हुए सिर्फ आरसीएम के माध्यम से लॉन्च हुए, और किसी के पास ये ट्रीटमेंट है नहीं, और किसी के पास ये प्रोडक्ट नहीं है। फिर लोग बोलते अरे कितना बड़ा प्रोडक्ट है, ये क्या दिखा रहे
रहे हो हमको, हमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ये कुछ बेवकूफ बनाने का मशीन तो नहीं है, ये क्या है? हम लोग खेतों में कितना 100 200 250 500 किलो खाद डाल रहे, उससे कुछ नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या करेगा? सवाल आपके मन में आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरे भाइयों, ये 150 ग्राम प्रोडक्ट है, तो ये 150 ग्राम प्रोडक्ट है क्या चीज, मैं पहले बता दूं, फिर इसका एप्लीकेशन मैं बताऊंगा। तो हमारे खेतों में आज के तारीख में सबसे अच्छा खाद होता है गोबर का खाद। गोबर का खाद सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अब 1 एकड़ में अगर डालना है तो कम से कम 4 ट्रैक्टर की ट्रॉलियां डालनी पड़ेंगी आपको, कम से कम 4 ट्रैक्टर की ट्रॉलियां 1 एकड़ के लिए खाद चाहिए। तो 1 ट्रैक्टर की ट्रॉली कितने में आती है? कम से कम 500 700 1000 रुपए, कम से कम 4 ट्रॉली का 4000 रुपए। गोबर का खाद इसीलिए महत्वपूर्ण होता है खेतों के लिए, जो हम लोग 30-35 सालों से जो रासायनिक खाद जमीन में डाल रहे हैं, उससे जो अनडिसॉल्व सॉल्वेंट जमीन में जमा हो रहे हैं, उसको डिसॉल्व करने का काम करता है ह्यूमस। ये जो सब्सटेंस है, ये ह्यूमस गोबर से निकलता है, उसकी वजह से जमीन भुरभुरी होती है, जमीन में नमी बढ़ जाती है। मगर 4 ट्रॉली से जितना ह्यूमस निकलता है, उतना ह्यूमस ये 150 ग्राम में बना सकता था। 50 किलो स्टेज 1, 10 किलो स्टेज सेकंड, 10 किलो स्टेज थर्ड, 10 किलो स्टेज 4, 80 किलो का पैकेट बन जाता था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं 80 किलो का पैकेट यहाँ पे उठा के लेके आऊं। और आप भी बोलते थे कि हम लोगों को सर ने कुली बना दिया यार, 80 किलो के पैकेट उठा के लेके जाओ। ऐसे इतने बड़े बड़े, आजकल क्या है, सब शॉर्ट का जमाना आ गया है। तो ये कॉन्सेंट्रेट हमें ये 1 एकड़ में देना है। इसका एप्लीकेशन ट्रेनिंग जो लिटरेचर जिसने लिया नहीं, हर आदमी यहाँ से ट्रेनिंग जो लिटरेचर लेके जाए, उसमें क्लियर कट पूरा एप्लीकेशन का तौर तरीका दिया है। फिर भी पहले बताता हूँ आपको, जब कोई भी फसल लगाते समय बुआई के साथ, बीज के साथ में लोग खाद फेरते हैं, खाद देते हैं, खाद को मिला के बुआई करते हैं। एक तो बुआई के साथ, या तो रासायनिक खाद यूरिया के साथ 15 दिनों के बाद, अगर बुआई भी हो गई, रासायनिक खाद भी दिया गया, तो उसके बाद सूखी मिट्टी में 30-40 किलो सूखी मिट्टी ले लो, उसमें ठीक से मिला लो, पूरे 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 3 तरीके हैं। जिसके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है, या बहुत सारे किसानों को ड्रिप इरिगेशन आपके पास नहीं है, अगर ड्रिप इरिगेशन है तो टंकी में डाल दो 500 लीटर की, अपने आप पूरे 1 एकड़ में फैल जाएगा, आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। एकदम आसान से तरीके हैं, पूरे डिटेल से। आप लोग ट्रेनर हो मेरे भाइयों, लीडर हो, पूरे लिटरेचर को हर मिनट लगेंगे सिर्फ पढ़ना है आपको। अगर आप हर सवाल का जवाब आपको देना है तो लिटरेचर को पढ़िए, सब चीजें यहाँ पर नहीं बताई जा सकती। तो इसीलिए आपके लिए प्रिंट करवाया। जमीन में जाने के बाद क्या करेगा, देखिए जब हम जमीन में दे देंगे, स्टेज 1 जब जमीन में देंगे, तो जमीन में इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा मेरे भाइयों, सबसे बड़ा अनडिसॉल्व सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने का काम करेगा। जो जमीन में आज तक 30 सालों से हम लोग रासायनिक खाद डालते आ रहे हैं, जो पानी में घुलनशील नहीं है, उसे डिसॉल्व करने का काम करता है। डिसॉल्व सब्सटेंस जब अनसॉल्युबल सब्सटेंस जब डिसॉल्व होने लगते हैं, तो जमीन भुरभुरी होने लगती है। देखिए क्या क्या फायदे होंगे, जमीन भुरभुरी होगी। उसके बाद जब जमीन भुरभुरी होगी, तो उसमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, पानी की रखने की क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद जमीन के क्ले पार्टिकल्स होते हैं, वो छूटने लगते हैं, वो छूटने लग जाते हैं, तो उसमें से हवा पास होने लगती है, यानी कि ऑक्सीजन खिलने लग जाएगा। जमीन भुरभुरी हो गई, नमी बढ़ने लग गई, पानी की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, हवा खिलने लगी। उसके बाद ये जो व्हाइट रूट्स होते हैं, छोटे छोटे बारीक जो मुंह होते हैं पौधों के, वो बढ़ने लग जाएंगे। इतने बढ़ने लग जाएंगे, जहां पर 1200-1500 आ रहे थे, वहां 3, 4, 5, 6 हजार आ जाएंगे। जो देखिए मुंह अगर बढ़ गए, तो वो क्या काम करेंगे, जमीन से खाना खाएंगे। उनको तो दूसरा काम है नहीं हमारे जैसे सेमिनार में आने का, तो वो तो खाना ही खाते रहेंगे। तो खाना अगर खाएंगे मेरे भाइयों, खाना अगर खाएंगे तो पेड़ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो फसल बढ़ेगी ना। फसल को अगर नीचे से खाना मिलने लग जाए तो फसल बढ़ने ही वाली है। तो क्या हो गया, व्हाइट रूट्स बढ़ गए। उसके बाद बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, बैक्टीरिया बढ़ाने में मदद करेगा। उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन जो जमीन में सबसे अहम होता है, उसे बढ़ाने में मदद करेगा। उसके बाद जमीन में जो सूक्ष्म अन्नद्रव्य होते हैं, सूक्ष्म अन्नद्रव्यों को, ये सूक्ष्म अन्नद्रव्य जो होते हैं, देखिए हर किसी को कोई भी खादो अहम होता है। अभी आपने दोपहर में खाना खाया, कैसा था खाना?
भूल गए कैसा था? अच्छा था ना, एकदम जबरदस्त था, बहुत बढ़िया था। अगर मैं उस खाने से नमक निकाल लेता तो कैसा था? अच्छा नहीं था। लगता कितना है नमक मेरे भाई? इतना सा। हम राइस इतना खाते हैं, नमक इतना लगता है, फिर भी अहम है। वैसे ही इस प्लांट पौधे फसल के लिए बोरान, जिंक, मॉलिब्डेनम ये बहुत कम मात्रा में लगते हैं, मगर अहम है। ये जमीन में ऑलरेडी अवेलेबल है, मगर किसी के साथ घर करके बैठ गए। जब जिंक डाल दिया, किसान बोलते हैं हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट भी डाल दिया, सूक्ष्म खाद भी डाल दिया, मिल नहीं रहा है। क्योंकि अगर डाल दिए तो फास्फोरस के साथ, फेरस के साथ अपना घर बसा लेते हो, और जब किसी के साथ एक हो जाते तो वो पेड़ पौधे फसल उसे खा नहीं पाते। तो उसके लिए जमीन में ऐसी ट्रीटमेंट होना जरूरी है जो फास्फोरस को अलग कर दे, जिंक को अलग कर दे, कैल्शियम को अलग कर दे, फास्फोरस को अलग कर दे। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम हमारी स्टेज 1 की वजह से होता है इन दोनों को अलग करने का। अब देखिए कितने फायदे हो गए, एक फायदा नहीं, ट्रीटमेंट का एक फायदा कभी नहीं होता। जमीन भुरभुरी हो गई, जमीन में नमी बढ़ गई, जमीन में वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, जमीन में हवा खिलने लग गई, व्हाइट रूट्स बढ़ने में मदद हो गई, उसके बाद बैक्टीरिया बढ़ने में मदद हो गई, उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने में मदद हो गई, उसके बाद सूक्ष्म अन्न द्रव्य देने में मददगार साबित हुआ। तो इतना जबरदस्त फायदा हमारी स्टेज 1 से होने वाला है।